बराबर। देख खुशखबरी, आज आज फिजिक्स की क्लास नहीं है, पापा को बोल देना जल्दी आए। ठीक है, तो कुछ काम है, कुछ फैमिली कुछ है नहीं। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हेड डाल लेना, वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर्स, WERNERS, वार्नर्स थ्योरी ऑफ, वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अल्फ्रेड वार्नर इनका पूरा नाम था, एंड ही वाज द फर्स्ट वन who tried to study about coordination compound, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। एक रीजन दिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड्स ऑलरेडी स्टेबल हैं उनको क्या जरूरत है, उनको फिर से एक कंपाउंड बनाने की, है ना। जैसे MgCl2 पहले से स्टेबल है, तो वो Mg वापस से क्यों किसी और के साथ कंपाउंड बना रहा है, या बल्कि Mg नहीं बनाता है। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक या प्लैटिनम, प्लैटिनम ऑलरेडी अगर PtCl3 बना चुका है, प्लैटिनम क्लोराइड, तो वो क्यों और 6 अमाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी मेटल आयन की दो टाइप की वैलेंसीज होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी तो समझते हैं ना, जैसे हम क्लास 9 में पढ़ते थे कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। वो कितने टाइप के एलिमेंट से कंबाइन करेगा, या कितने एटम से कंबाइन करेगा, वो उसकी वैलेंसी होती थी। जैसे अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूं तो MgCl2 की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी, राइट, क्योंकि वो 2 क्लोरीन के साथ अटैच होगा, राइट। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है कि एक नेगेटिव आयन, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ किसका, ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है कितने नेगेटिव आयंस कनेक्टेड हैं। ये नेगेटिव आयंस ही फुलफिल कर सकते हैं किसी भी मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी को, नेगेटिव आयन ही फुलफिल करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी, उन्होंने एक और वैलेंसी का नाम दिया, दैट वाज सेकेंडरी वैलेंसी। आपके मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है, which will be satisfied either by negative ions or by neutral molecules, जिसको हम अभी तक क्या बुला रहे थे, समझ में आ रहा है ना। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज, आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयनाइजेबल होती है। ये भी हमने वो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में जब डिफरेंस देखे थे तो हमने देखा था कि जो काउंटर आयन होगा वो अलग हो जाएगा आयन के फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स एंटाइटी अलग हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के अंदर जो और लाइगेंड्स हैं वो और आयनाइज नहीं होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर CrNH3 का 6 है और बाहर Cl2 है फॉर एग्जांपल, तो आप जब इसको पानी में डालेंगे तो ये है इसकी प्राइमरी वैलेंसी और ये है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आ रहा है। तो ये आयनाइज होके 2Cl नेगेटिव आयन दे देगा। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा था, ठीक है। 3Cl नेगेटिव देगा, राइट, और ये पूरा का पूरा आपका 3 पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हैं, ये 3 पॉजिटिव रहेगा, ये और आयनाइज नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि लाइगेंड्स और आयनाइज नहीं होते। ये हमने पहले ही डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में डिफरेंस देख लिया कि डबल सॉल्ट जो दो कंपाउंड्स को हम मिला के सॉल्ट बनाते हैं, जिसको अपन डबल सॉल्ट बोल रहे हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल KCl और MgCl2 का अगर एक सॉल्ट बनाऊंगा मिक्स करके, तो K पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, Mg2 पॉजिटिव अलग एंड Cl नेगेटिव अलग, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं अपने सिंपल सिंपल आयंस। ये नहीं होते, क्लियर है। तो ये उनका कंसेप्ट था, प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल।
प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, क्योंकि आपका मेटल खुद अपने आप में पॉजिटिव होगा, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई नेगेटिव आयन ही चाहिए, तो नेगेटिव आयंस विल बी सेटिस्फाइंग द प्राइमरी वैलेंसी। एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कोई नेगेटिव आयन भी हो सकता है या फिर लाइगेंड, न्यूट्रल वाला, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसमें लिखना है नीचे हेडिंग डालिए वॉर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, इसमें लिखना the main postulates of this theory are as follows। इधर इसके पॉइंट्स लिखते हैं, इनके postulates लिखते हैं, इनका क्या कहना था। the main postulates of this theory are as follows। the main postulates of this theory are as follows। first point लिखना, first point, metal poses तानिया क्रिश माही लिख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. metal poses two types of valencies। metal poses two types of valencies। ए और बी करके लिखेंगे, पहले ए प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी और आयनाइजेबल वैलेंसी, प्राइमरी और आयनाइजेबल, IONIZABLE, प्राइमरी और आयनाइजेबल वैलेंसी। एंड सेकेंड लिखना सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज, सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। नीचे दोनों के बारे में कुछ लाइन्स लिखते हैं, एक ही पैराग्राफ में दोनों के बारे में लिख लेंगे, देख लो नीचे। प्राइमरी वैलेंसीज आर दोस, प्राइमरी वैलेंसीज आर दोस, primary valencies are those which a metal exhibits, which a metal exhibits, which a metal exhibits in the formation of simple salts, in the formation of simple salts, in the formation of simple salts। For example, in the formation of PTCl4, in the formation of PTC, हाँ ना सेकंड बेंच भरी पड़ी है, आप भी नहीं आते अच्छा। In the formation of PTCl4, valency of PT is 4. Valency of PT is 4. In the formation of PTCl4, valency of PT यानी platinum is 4। इसको जनरली अपन आज की डेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं ना, अगर आप इसको पीछे लेके जाओगे तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप बोलोगे 4, तो वैलेंसी 4, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, समझ में आ रहा है? और वैसे क्लोराइड का क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो उसका बाद क्या नॉन लिखेगा, प्राइमरी वैलेंसीज इज आल्सो रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट, primary valency is also referred as oxidation state, also called as oxidation state, ठीक है। उसके बाद के नेक्स्ट स्लाइड में सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में लिखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आर दोस
secondary valencies are those, the secondary valencies are those which a metal atom exhibits, which a metal atom exhibits in the formation of its complex ion. In the formation of its complex ion. With neutral molecules, with neutral molecules, with neutral molecules or negative ions, with neutral molecules or negative ions. हमने देखा ligand neutral भी हो सकते हैं और negatively charged भी हो सकते हैं. तो with neutral molecules और negative ions ब्रैकेट में ligands लिखते हैं. Sir, can you repeat? Secondary valencies are those which a metal atom exhibits in the formation of its complex ion. क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसीज कब एग्जिबिट करता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट, और जब उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाना होता है तब वो सेकेंडरी वैलेंसी एग्जिबिट करता है. और वो कहां से आती है? फ्रॉम फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस ब्रैकेट में लाइगेंड्स. ठीक है, ओके. सेकेंडरी वैलेंसी का एक और नाम क्या होगा? सोचो. Cr NH3 का 6, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, राइट? इसको और क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस 6 और कोऑर्डिनेशन? क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. क्या और बोलोगे? पता नहीं. इसको तो लाइगेंड बोल रहे हैं. मैं ये बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 है ना. क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6. बाहर अगर Cl3 लिखा है तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी भी 3 है, राइट? प्राइमरी वैलेंसी भी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी भी 3 है. आप अगर इसको ऊपर एक स्टेप ऊपर लेके जाओ तो एक्चुअली में ये कैसा होगा? CrNH3 का 6 ओवरऑल 3 पॉजिटिव एंड Cl 1 नेगेटिव, ऐसा होगा कुछ. इसको फॉलो कर रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? इस वाले कंपाउंड को एक स्टेप पीछे लेके जाओ तो ऐसा कुछ रहा होगा वो. अब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 होगा, बिकॉज बाकी तो सब इसके न्यूट्रल लाइगेंड है जिनका पावर 0 हो जाएगा. तो पूरा का पूरा ये +3 किसका चार्ज होगा या किसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? क्रोमियम का. यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? तो इसका प्राइमरी वैलेंसी 3 है और उसी को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं. है ना क्लियर? जो ऊपर लिखे अपन प्राइमरी वैलेंसी. अब बात करो सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी कब बनाता है मेटल? जब उसको कॉम्प्लेक्स आयन बनाना होता है. ये है कॉम्प्लेक्स आयन. अब इसमें सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 है. इसका मतलब क्या है? 6 अमाइन लगे हुए, राइट? और इसी को हम क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, राइट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्राइमरी वैलेंसी बताएगी. समझ में आ रहा है? तो मेटल एक्सिबिट्स 2 वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये वार्नर ने कहा, ये वार्नर का थ्योरी है आज जो हम स्टार्ट किए हैं. ठीक है, तो बस एक लाइन और लिख लो. सेकेंडरी वैलेंसी इज आल्सो रेफर्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. क्या थ्योरी? नहीं नहीं, इसके लिए फेल होगी, फिर बीबीटी है, बीबीटी में फेल हुई, फिर सीएफटी है, तो हम पढ़ेंगे इसके बाद में. ठीक है, हाँ. सेकेंड पोस्टुलेट, ये पहला पोस्टुलेट था. हमारा हेडिंग क्या था? द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी आर. वार्नर का थ्योरी हमारा मेन हेडिंग है. उसके बाद हमने लिखा था कि द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी आर. उसमें पहला पॉइंट ये है कि मेटल 2 वैलेंसीज रखता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी. यहां तक क्लियर है सबको? तो सेकेंड पोस्टुलेट लिखेंगे, लिखना. एवरी मेटल एटम हैज अ टेंडेंसी
every metal atom has a tendency to satisfy both its valencies. Every metal atom has a tendency to satisfy both its valencies. So, primary by negative ions, इसी में full stop डाल के primary by negative ions, whereas secondary by ligands. Secondary by ligands. Secondary by ligands. Third point. The ligands satisfying secondary valencies. The ligands satisfying secondary valencies. The ligands satisfying secondary valencies are always directed towards fixed positions in space. The ligands satisfying secondary valencies are always directed towards a fixed position in space, thereby giving a geometry to the complex. Thereby giving a geometry to the complex. ये जो ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था हमने, ये ज्योमेट्री किसकी थी? कॉम्प्लेक्स आयन की तो थी ना। स्क्वायर प्लेनार किसकी ज्योमेट्री थी? कॉम्प्लेक्स आयन की थी। आपका जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ऐसे स्पेस में डायरेक्ट नहीं होता, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी ही अपने आप को स्पेस में एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करती है। अगर 6 है तो दे विल डायरेक्ट देमसेल्व्स इनटू अ ऑक्टाहेड्रल, अगर 4 है तो मे बी टेट्राहेड्रल और मे बी स्क्वायर प्लेनार। मतलब यही 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स इन जनरल होते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे वो उनका शेप इन तीनों में से कोई ना कोई होता है। जनरल शेप्स यही 3 है, आइदर टेट्राहेड्रल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनार इज अनदर ऑप्शन अगर स्क्वायर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ओके, तो फुल स्टॉप डाल के लिख लेना। द सिक्स ligands, the 6 ligands या ligands जो भी, the 6 ligands direct themselves to form a regular octahedron, octahedron. Whereas 4 such bonds, arrange themselves either in a square planar or tetrahedral. Either in square planar or tetrahedral. ठीक है, एनसीईआरटी रखिए। क्वेश्चन लिखो,
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, सभी क्वेश्चन लिखेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस assign secondary valencies, assign secondary valencies, assign secondary valencies to metals in the following compounds, to metals in the following compounds. Assign secondary valencies to the metals in the following compounds. ठीक है, ये टेबल बना लेना, ये ऑब्जर्वेशन है टेबल का, टेबल के फॉर्म में मतलब। क्या समझ आएगा? मैं बता रहा हूँ, बना लो पहले, ये क्वेश्चन है, ये तो अभी सिर्फ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया था ना, वो एविडेंस वाला यार, हाँ, तो अपन डिस्कशन नहीं किए थे, पहले उसको डिस्कस करते हैं फिर इसमें आएंगे वापस, तो रिलेट कर पाओगे आप लोग, ठीक है। पहले ये नोट कर लो पूरा क्वेश्चन, फिर अपन आते हैं। तो पहले वाले में वो रहते हैं, पहले वाले में क्या है, वो रहते हैं। पहले बना लो, तब तो हो गया बना। वो क्वेश्चन क्या था, आगे सब बना लिए, आगे बढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपन वापस पीछे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था जो मैं लास्ट क्लास में दिया था, एक कंपाउंड था आपका CONH3 का 5Cl और ब्रैकेट के बाहर था SO4 लाइक दिस, और इसका एक आयनाइजेशन आइसोमर था CONH3 का 5, Cl को बाहर ले आओ, SO4 को अंदर, क्योंकि ये Cl, ये जो SO4 है, ये भी आपका एक लाइगेंड हो सकता है, राइट। तो आप इसको अंदर लेके आ सकते हो, Cl बाहर आ जाएगा, तो SO4 अंदर एंड Cl बाहर। ये दोनों क्वेश्चन था और बोला कि प्रूव करो कि ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर है, गिव एविडेंस
कि these two compounds are ionization polymer। हालांकि हमने डेफिनेशन में ऐसा लिखा है कि ये आयंस इंटरचेंज हो जाते हैं अगर, तो आप इसको आयनाइजेशन आइसोमर कहेंगे। और उसका कंडीशन क्या था कि जो काउंटर आयन है वो एक पोटेंशियल लाइगेंड होना चाहिए, तभी तो आप उसको अंदर लिख सकते हो लाइगेंड की जगह, और लाइगेंड वाले को बाहर ला सकते हो, काउंटर आयन बना सकते हो। समझ में आ रहा है ये चीज? याद आया आप लोग को आयनाइजेशन आइसोमर जब हम पढ़े? ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे आप ये देखो। हम यहाँ पे ना दो केमिकल्स यूज करने वाले हैं, एक है आपका सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा है आपका बेरियम क्लोराइड। इन दोनों को क्यों यूज करेंगे? एक्चुअली ये सिल्वर नाइट्रेट इज द टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। आप जब इसको इसमें डालेंगे, ये सल्फेट आयन है ना, ये सल्फेट सॉल्ट बोलूंगा मैं इसको, और इसको मैं क्लोराइड सॉल्ट बोलूंगा, हाँ या ना? आप ये बोलोगे सर सल्फेट तो इसमें भी, आप इसको सल्फेट सॉल्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि काउंटर आयन ये नहीं है, ये सॉल्यूशन में जाके अलग होगा ही नहीं। सॉल्यूशन में जब ये जाएगा तो कौन कौन से दो आयन बनने वाले हैं? CONH3 का 5SO4 क्या बनेगा? ये पॉजिटिव कितना? ये +3, ये -2, +1 होगा बस। समझ रहे हो कैसे लिखा? +1 है तो कोबाल्ट आपका +3 है, ये -2, तो +3 -2 +1, और ये आपका -1। आप जब इसको पानी में डालोगे ना तो यही दो आयंस बनेंगे। तो इसके पास तो सल्फेट आयन है नहीं, सिर्फ क्लोराइड आयन है, तो इस टाइप के सॉल्ट को मैं क्या बोलूंगा? क्लोराइड सॉल्ट। एम आई क्लियर? इन द सेम वे इसको क्या बोलूंगा मैं? एक सल्फेट सॉल्ट है, क्योंकि इसमें दो आयन क्या बनने वाले हैं? एक कोबाल्ट NH3 का 5Cl का +2 और SO4 का -। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक सल्फेट सॉल्ट है, ये एक क्लोराइड सॉल्ट है, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? अब AgNO3 को हम टेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू टेस्ट फॉर अ क्लोराइड सॉल्ट। कैसे? अगर आप AgNO3 को एक क्लोराइड सॉल्ट में डालते हो, समझना चीज क्या होने वाली है, ठीक है? जैसे आपने AgNO3 को इस सॉल्ट में डाला तो Ag भी अपने आयंस में ब्रेक होगा, AgNO3 भी अपने आयंस में ब्रेक होगा, लाइक Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। क्योंकि पानी में जाने के बाद तो सभी सॉल्ट आयनाइज होते हैं ना, सभी सिंपल सॉल्ट और सभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आयनाइज होते हैं। बस फर्क इतना है कि कॉम्प्लेक्स एंटाइटी और आयनाइज नहीं होती है, बट ये दो आयंस तो बनेंगे ना पानी में जाने के बाद, राइट? अब ये Ag पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ मिक्स करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना देता है। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है क्लोराइड आयन यहाँ पे अलग निकला हुआ है। बट ये काम अगर आप BaCl के साथ करोगे ना तो AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। There will be no precipitate form if we take BaCl2 and add in this salt। तो अगर AgNO3 डालने से ये प्रेसिपिटेट दिया और ये नहीं देगा प्रेसिपिटेट, तो हम बता देंगे कि ये क्लोराइड सॉल्ट है, ये एक सल्फेट सॉल्ट। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये क्लोराइड सॉल्ट है, ये सल्फेट है, इसलिए तो अपन दोनों को आयनाइजेशन आइसोमर बोल रहे हैं। क्योंकि आयनाइजेशन आइसोमर में आयंस आर डिफरेंट, जो आयंस पानी में आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक में क्लोराइड आयन आया है, एक में सल्फेट आयन आया है। और इसका टेस्ट कैसे करेंगे? BaCl2 डाल के। सल्फेट सॉल्ट का टेस्ट करते हैं अपन बेरियम क्लोराइड डाल के, क्योंकि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। वही चीज यहां नहीं बनेगी। आप अगर बेरियम क्लोराइड इसमें ऐड करोगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, इसमें ऐड करोगे तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। आप AgNO3 इसमें ऐड करोगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, बट AgNO3 अगर इसमें ऐड करोगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। है क्लियर? तो ऐसे हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि एक सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट है, दूसरा सॉल्ट सल्फेट सॉल्ट। दिस इज द एविडेंस। ब्रैकेट के अंदर क्या है वो नहीं, वो तो हमें फॉर्मूला समझ में आ रहा, पर हम ऐसा इन दोनों को क्यों क्लोराइड, मतलब इन दोनों को हम आयनाइजेशन आइसोमर क्यों बोल रहे हैं ये बताना है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि इसमें क्लोराइड नहीं निकल रहा है, दिस इज नॉट अ क्लोराइड सॉल्ट, दिस इज ओनली सल्फेट सॉल्ट, और ये एक क्लोराइड सॉल्ट है। यही तो आयनाइजेशन आइसोमर है, ठीक है? तो अब पीछे आते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपके पीडी मतलब पैलेडियम, यहाँ पे निकल, प्लैटिनम, कोबाल्ट, अगेन प्लैटिनम, इनकी सेकेंडरी वैलेंसीज क्या है, यानी कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सेकेंडरी वैलेंसी का एक और नाम क्या लिखा था हमने पीछे भी? कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना? अब देखो
आपने ये एक सॉल्ट लिया, इसके एक्वस सॉल्यूशन में आपने AgNO3 ऐड किया, जस्ट लाइक जो टॉपिक पीछे किया, पीछे कर रहे हैं। तो AgNO3 डालोगे तो क्या होगा, AgCl बनेगा। पर AgCl तभी बनेगा जब Cl आपका काउंटर आयन होगा। Cl तो यहां भी था, पर क्या यहां AgCl बना AgNO3 डालने के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि this Cl was satisfying cobalt's secondary valency which is non-ionizable. समझ में आ रहा है? तो in this salt there is no chloride ion, इसलिए AgCl नहीं बनेगा on adding AgNO3. In the same way यहां पे डालने के बाद दो AgCl बन रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3। जब मैं इसमें AgNO3 ऐड किया तो मुझे 2 AgCl मिला। इसका मतलब ये 2 Cl आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, तभी तो वो आयनाइज हो गई ना, तभी तो वो Ag पॉजिटिव का रिएक्ट करके AgCl बनाई। अगर ये Cl दोनों सेकेंडरी वैलेंसी होता तो यहां 0 लिखा होता। एम आई क्लियर? हाँ, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4, जो कि अमाइन वाला है। एक और समझाता हूँ, ठीक है। NiCl2 और 6H2O है साथ में, यहाँ पे भी 2 AgCl के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब ये दोनों Cl अगेन प्राइमरी वैलेंसी है। ये बचा 6 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है? थर्ड देखो, PtCl4 और 2HCl 0। इसका मतलब यहाँ 6 के 6, 4 ये और 2 ये, 6 के 6 प्लैटिनम की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, इसलिए आयनाइज नहीं हुए। और आयनाइज नहीं हुए तो एक भी क्लोराइड आयन नहीं बना, और एक भी क्लोराइड आयन नहीं था, इसलिए Ag पॉजिटिव को Cl नेगेटिव मिला ही नहीं प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। दैट इज व्हाई यहाँ पे 0 प्रेसिपिटेट बना है। कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा अगर आप इस सॉल्ट में अमोनिया को AgNO3 को ऐड करते हैं। दैट मींस ये सारे के सारे Cl, 4 यहाँ है, 2 Cl यहाँ है, ये सारे के सारे Cl क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं प्लैटिनम की। दैट इज बाय 0। मतलब यहाँ पे आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, अगेन 6। ये पूरा जो आपको 6 मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, 4 एटम और 2 मॉलिक्यूल, ये सभी लिगेंड्स हैं। ऑल आर सेटिस्फाइंग प्लैटिनम्स सेकेंडरी वैलेंसी। समझ रहे हैं? तभी आयनाइजेबल नहीं थे। इसलिए पहले अपन पढ़े कि प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयनाइजेबल होती है। तो ये नॉन आयनाइजेबल थी, तभी तो क्लोराइड आयन एक भी नहीं बना। नो क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट, इसलिए कोई भी AgCl भी प्रेसिपिटेट नहीं है। एम आई क्लियर? पक्का? इसका बताओ कैसे। एक AgCl बना है, मतलब इन तीनों में एक Cl क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी। एक Cl प्राइमरी वैलेंसी, बाकी दोनों Cl सेकेंडरी वैलेंसी। तभी तो सिर्फ एक ही Cl, एक ही AgCl बन रहा है ना। नींद आ रही है? हाँ, टोटल इसके अगर आप देखोगे ना, कोबाल्ट के आसपास टोटल 7 एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। 4 अमाइन है और 3 क्लोरीन है। एग्री करते हो? 3 क्लोरीन में एक ही आयनाइजेबल था, तभी एक ही AgCl बना। बाकी दोनों Cl क्या थे, सेकेंडरी वैलेंसी के पार्ट थे। तो 2 Cl यहां से और 4 अमाइन, टोटल कितने हो गए, 6। देखो न्यूट्रल तो वैसे भी लाइगेंड ही होगा, न्यूट्रल हमेशा लाइगेंड ही होगा। न्यूट्रल कभी भी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करेगा। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय अ नेगेटिव आयन। तो 4 तो डेफिनेटली लाइगेंड ही है, यहाँ भी 2 तो डेफिनेटली लाइगेंड ही है, और यहाँ 6 के 6 लाइगेंड ही है। समझ में आ रहा है? कौन? हाँ, इससे तो मैं बोला कि ये लाइगेंड ही है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो ठीक है, कहाँ पे, इसकी जगह पे सल्फेट हो सकता है। हाँ, फिर वो कहाँ न्यूट्रल है, उसका तो 2 नेगेटिव चार्ज है ना, वो एक आयन, एक नेगेटिव आयन है। लास्ट वाला 4, ठीक है। 6 क्यों दिख रहा है? अच्छा, ऊपर का प्लैटिनम का 6 देखा, ये भी प्लैटिनम 6 सोच लेते हैं, ऐसा नहीं, कुछ की वेरिएबल
ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है ना, ठीक है। ओके, तो प्लैटिनम यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक भी AgCl नहीं बना है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों क्लोरीन प्लैटिनम की सेकेंडरी वैलेंसी में लगे हुए हैं, इसलिए आयनाइजेबल नहीं थे, इसलिए AgCl नहीं बना। समझ गए? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसका कितना था, 6। समझ गए ना? पक्का नोट डाउन कर लो, मतलब आंसर्स को नोट डाउन कर दो बस। एक्चुअली यही ऑब्जर्वेशन देख के वार्नर ने थ्योरी दी। उन्होंने देखा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब में अलग अलग प्रेसिपिटेट क्यों बन रहे नंबर्स में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि निकल 6 के बाद छोड़ी नहीं, मतलब सॉरी इसमें देखते हैं प्लैटिनम का सेकेंडरी वैलेंसी 6 था, तो उसने एक भी क्लोरीन को छोड़ा नहीं, इसलिए एक भी AgCl नहीं बना। क्योंकि Cl तो यहाँ भी था, Cl यहाँ भी है, और यहाँ 2 क्लोराइड आयन निकल गए बाहर और AgCl बना लिए, क्योंकि दिस 2 क्लोराइड आयन वाज प्राइमरी वैलेंसी। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। बट यहाँ पे Cl4 में से कोई Cl एक भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि प्लैटिनम का पूरा 6 के 6 वो लाइगेंड के साथ अटैच था, सेकेंडरी वैलेंसी था, इसलिए एक भी Cl प्राइमरी वैलेंसी नहीं था। और सेकेंडरी वैलेंसी पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है। अगर सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती तो यहाँ भी AgCl बनता। समझ में आ रहा है? तो दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अपना, अगला थ्योरी अपन पढ़ते हैं। तो हेडिंग उसकी है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन, कल वाला भी समझ में आ गया ना सबको, एग्जांपल वो गिव एविडेंस वाला। तो AgNO3 BaCl2 याद रखना, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है, AgCl का भी व्हाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थ्योरी में क्या, तो थ्योरी में अब वो लिखेंगे तो इसको, वो क्या नहीं कर पाए थे कि इनको अपनी थ्योरी देनी पड़ी थी, ठीक है। हेडिंग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। लिखना इसमें हाइफन डाल के। Warner's theory could not answer basic questions like Warner's theory could not answer basic questions like, आप लोगों ने एक पॉइंट लिखा ना, वार्नर में एक पॉइंट लिखा है, कौन सा था मैं बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर, उसमें कोई कुछ बोलेगा हाँ सेकेंड पॉइंट, उसमें पहला लेटर, एवरी मेटल एटम हैज 2 वैलेंसीज लिखा है वहां पर। कैसे थोड़ी ना होता, आपका सोडियम नहीं बनाता कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम बनाता है खैर, क्योंकि मैग्नीशियम थोड़ा ब्रिज एलिमेंट की है ना, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है ना। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में नहीं रहते हैं अंदर, लेकिन इनकी सेकेंडरी वैलेंसी नहीं होती, इनकी सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी होती है। वहां लिखा है कि एवरी मेटल एटम हैज गॉट सेकेंडरी एंड प्राइमरी बोथ वैलेंसी, ऐसा लिखे ना अपन सेकंड पॉइंट, every metal atom has a tendency to satisfy both primary and secondary valency, क्योंकि हर मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी नहीं होती। तो ये पहला क्वेश्चन था जो वो आंसर नहीं कर पाए थे कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कुछ नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, हाँ नहीं, सोडियम मतलब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर नहीं रहता, सोडियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड काउंटर आयन रह के बना सकता है। सोडियम कैन बी द काउंटर आयन, हमने पोटेशियम को भी देखा ना एज अ काउंटर आयन, मैग्नीशियम भी काउंटर आयन रह सकता है, बट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर आपके ट्रांजिशन मेटल ही थे, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब क्या है आपके ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, तो क्या लिखे, हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस लाइक, फर्स्ट पॉइंट लिखना, why only certain elements possess remarkable property of, या why only certain elements
form coordination compounds? Why only certain elements? Why only certain elements form coordination compounds? ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना. Why the bonds are directional in nature? Why the bonds are directional in nature? Why the bonds are directional in nature? एक्चुअली क्या था, एक्सरे स्टडी से आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप पता कर सकते हो कि हाँ ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है दिखने में, ये स्क्वायर प्लेनार है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है. तो आप एक्सरे स्टडी से बता तो दोगे कि हाँ वो उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो ऑक्टाहेड्रल होता है. तो यही काम वर्नर ने भी किया. वर्नर के थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि अगर 6 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रॉन बनाता है, 4 होते हैं तो स्क्वायर प्लेनार बनाता है या टेट्राहेड्रल बनाता है. बट रीजन नहीं बता पाए थे. रीजन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया कि आपके d ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं. दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और वो ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को रिपेल करके दे टेक अ शेप ऑफ अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन. ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया. वार्नर की थ्योरी में कहीं पे भी हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र नहीं. उन्होंने बस बोल दिया, एक्सरे स्टडी से देखा होगा उन्होंने कुछ रेगुलर ज्योमेट्रीज, और उन्होंने एक पॉइंट दे दिया थर्ड पॉइंट में कि हाँ अगर 6 लाइगेंड्स होते हैं, 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रा होगा. अगर 4 है तो टेट्राहेड्रा होगा, तो टेट्राहेड्रॉन होगा या स्क्वायर प्लेनार होगा. बट व्हाई ये उन्होंने नहीं बताया. तो वो अपन यहाँ पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये ज्योमेट्री होती है. आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा बहुत कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा उसका ज्योमेट्री लीनियर होता है. याद है किसी को? किसी का ज्योमेट्री अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 होगा तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार होती है. लीनियर ऐसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनार कुछ ऐसा हो गया. और अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल 4 है ना. हाँ sp3d2 sp3d टेट्राहेड्रल, समझ रहे. और अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 5 हो गए ना. तो ट्राइगोनल में 3 आपके प्लेन में हो गए, और बाइपिरामिडल मतलब एक ऊपर और एक नीचे हो गए ना, 5. समझ में आ रहा है. और sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल. याद है ये चीज, ये हमने 11th में पढ़ा था. वहां भी हाइब्रिडाइजेशन से ही अपन ज्योमेट्री बताते थे. तो यही काम ना वीबीटी थ्योरी में भी किया गया. हम प्रेडिक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट उसका स्ट्रक्चर ये होगा. ऐसा समझ में आ रहा है. तो ये आंसर वीबीटी में मिला था, ये आंसर वार्नर ने नहीं दिया था. क्लियर है सबको? एंड थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट, तीसरा चीज जो वार्नर नहीं बता पा रहे थे अपनी थ्योरी से, देखिए उनकी थ्योरी में एक्चुअली बस एक ही पॉइंट था कहने को, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, बस. उसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं बताया किसी चीज के बारे में भी. शेप होते हैं बता दिया, क्यों होते हैं ये नहीं बताया. और थर्ड पॉइंट, why coordination compounds have characteristic magnetic properties, magnetic and optical properties, magnetic and optical properties, magnetic and optical properties. इसका क्या मतलब हुआ? हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना सॉलिड स्टेट में. क्या क्या पढ़ा था इसमें हमने? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़े थे अपन सॉलिड स्टेट में? कि आपके सब्सटेंसेस आइदर पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायमैग्नेटिक होते हैं या फेरोमैग्नेटिक होते हैं या फेरीमैग्नेटिक होते हैं या एंटी फेरीमैग्नेटिक होते हैं. ये पढ़ा था हमने कि सब्सटेंसेस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. और हमने बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे विल बी पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो डायमैग्नेटिक. याद आ रहा है ये चीज आप लोगों ने 11th में पढ़ी है. वो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे, एमओटी.
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो आपका लंबा सा एनर्जी लेवल डायग्राम बनता था, आप उसमें देखते थे कोई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, आप उसमें देखते थे कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो ऐसे ही आपके कॉम्प्लेक्सेस भी कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं। अगर मैं पैरा और डाई में जाऊं तो इसका डेफिनेशन हमने क्या दिया था, ऐसे कंपाउंड्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे दे आर डायमैग्नेटिक, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनके अट्रैक्ट होने का कारण ही था कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये अट्रैक्ट होते हैं, और जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, दे एग्जिबिट कलर्स। आप लोग जितने भी आइसोमर्स हमने बनाए हैं ना, आइसोमर्स क्या थे, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। आयनाइजेशन आइसोमर हमने देखा ना अभी पीछे एग्जांपल में, ये वाला, ये दोनों का कलर अलग अलग है, भले दे हैव गॉट सेम कॉम्पोजिशन, दोनों के पास एक क्लोराइड है, दोनों के पास एक सल्फेट है, दोनों के पास 5 अमाइन है, राइट, दोनों के पास कोबाल्ट है, बट दोनों का कलर अलग अलग। तो ये भी क्यों है ऐसा नहीं बता पाए थे। दिस वाज द थर्ड ड्रॉबैक बोल सकते हो आप। ये जो 3 अपन पॉइंट लिखे हैं, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बॉर्नर्स थ्योरी। क्योंकि कोई भी थ्योरी के बाद अगर अगली कोई थ्योरी आती है तो पीछे कुछ ड्रॉबैक होते हैं, तभी नई थ्योरी जन्म लेती है ना, कि वो ड्रॉबैक को सुधारने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर है ना सबको कि व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, चलो अब पहला थ्योरी लिखना। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरी है पर हमें सिर्फ 2 ही पढ़नी है, बीबीटी एंड सीएफटी। बाकी इसका भी एमओटी होता है बट हमें उतने डिटेल में नहीं जाना। आप अगर और हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वो एमओटी इसका भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज हमको अपना डिस्कशन बीबीटी और सीएफटी तक ही रखना है, ठीक है। तो पहला हेडिंग डालना इसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एमओटी उसका होगा, हाँ, नॉर्मल कंपाउंड का, मतलब सिंपल सॉल्ट्स का। वो भी सिंपल सॉल्ट का भी नहीं एमओटी बता दो कि पहले 10 एलिमेंट तक की एमओटी पढ़ाया गया है आपको 11th में, नियॉन तक, उसके ऊपर नहीं गए हो आप लोग। उसके एनर्जी लेवल डायग्राम में भी वो सिग्मा लिखते थे ना, सिग्मा 2px, सिग्मा 2p5, वो सिर्फ 2p तक ही लिखे हो आप लोग, आप 3 तक तो गए ही नहीं। और 3 तक नहीं गए मतलब आप थर्ड पीरियड में नहीं आए हो। थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। तो आपने सिर्फ नियॉन तक ही पढ़ाई की है एमओटी की। समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपना पहला थ्योरी रहेगा, ठीक है। बीबीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बीबीटी, ठीक है। तो इन्होंने मतलब यही कहा था यहाँ पे इस थ्योरी में कि आपका जो मेटल आयन होता है ना, मेटल आयन, अब इसके लिए आपको ना 21 से 30 का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। 21 से 30 यानी कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक। बीच में क्रोमियम आपको पता है 24 होता है, आखिरी का कॉपर आपको पता है 29 होता है, जिंक 30 हो गया, पहला स्कैंडियम 21 हो गया। तो 10 में से 4 तो यही हो गए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अभी अपन लिख लेंगे 21 से 30 अभी लिख लेंगे। पहले थ्योरी क्या बोलती है ये देखना, कोई भी मेटल आयन के पास अगर लाइगेंड अप्रोच करता है ना, तो लाइगेंड नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो फर्क नहीं पड़ता, लाइगेंड तो लाइगेंड है, वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने ही आ रहा है। तो ये मेटल एटम क्या करता है, पहले वो एटम रहता है, पहले वो क्या रहता है, एटम। जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि क्रोमियम ही है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसका कन्फिगरेशन लिखो, ऑर्बिटल डायग्राम वाला लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत 1s वाला, फिर उसको अपन ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देंगे। इसका कन्फिगरेशन क्या है क्रोमियम का, 1s2 2s2 2p6 हाँ वो भी लिख सकते हैं आर्गन के बाद, चलेगा। 2p6 के बाद 3s2 भर आएगा, उसके बाद आपका 3p6। ये मैं आर्गन तक पहुंच चुका हूँ। ये यहाँ तक का कन्फिगरेशन किसका है, आर्गन को। 18 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18। समझ में आ रहा है? ये आर्गन इतना ना लिख के आप सीधा ऐसा भी लिख देते ना तो भी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद 4s
1 and 3d। हम सोचते थे कि 4s2 3d4 होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दैट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो कि ज्यादा स्टेबल होती है, ये होता है, ना कि 4s2 3d4। भराता पहले 4s ही है। अगर आप पोटेशियम का देखेंगे ना, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, फिर दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। पहले 4s भराता है ना, 3s 3s 3p, फिर 3d अभी नहीं भराएगा, पहले 4s भराएगा फिर 3d भराएगा। पर क्रोमियम में ये दो, इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके आगे चला जाता है। कैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान देना, किसी को अगर याद नहीं आना हो। अगर आप सोच रहे हो कि 4s2 3d4 होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की, तो वो क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स अगर पूरी की पूरी हाफ फिल्ड है तो वो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाता है, मेकिंग द कॉन्फ़िगरेशन एज 4s1 3d। ये था 4s2 3d4 जो कि गलत है, तो सही क्या है 4s 4s1 3d। समझ गए। और अगर मैं बोलूँ ये भी गलत है, क्यों गलत है, लिखने का तरीका क्या होता है, आप लिखते 3d को पहले, भराता पहले 4s है पर लिखते अपन 3d को पहले। तो अगर मैं और सही लिखूं इसको तो क्या होगा, ये एक्चुअली में 3d5 4s। क्लियर है सबको कॉन्फ़िगरेशन ये वाली। अब अगर आप ये इसका वो भी हो गया ऑर्बिटल डायग्राम लिखते कैसे, 4s1 पहले नहीं, 3 पहले लिखाएगा बाद में 4 लिखाएगा। भराता पहले 4 है पर लिखते पहले 3। ठीक है, ये क्लियर है सबको कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा पुराना 21 से 30 वाले का आना चाहिए। अब तो बस सिंपल 3d को भरते जाना है। ठीक है, 3d 10 तक भरा गया मतलब जिंक तक पहुंच गया, क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d 10, खत्म, वहीं तक याद करना बस। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बता रहा था कि मेटल एटम पहले एटॉमिक फॉर्म में था, अब उसकी प्राइमरी वैलेंसी लेट से 3 पॉजिटिव है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहां से। ये भी इसके आखिरी शेल्स है, ये सबसे तो कुछ नहीं करने वाला हो, ये सब तो इंटैक्ट है अंदर है, बट ये दोनों तो बाहर की तरफ है, 3d5 और उसके बाहर 4s1। क्लियर यहां तक। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन जब वो क्रोमियम आयन बनेगा तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन वो यहीं से लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो यहां का लूज करेगा पहले, और फिर वो यहां का लूज करेगा और वो यहां का लूज करेगा, और बन जाएगा Cr3 पॉजिटिव। एम आई क्लियर। Cr3 पॉजिटिव में क्या होने वाला है, 4s खाली रहेगा और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहेंगे एक एक। एम आई क्लियर, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। क्रोमियम अपन स्टार्ट कहां से थी, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इट हैज गॉट 24 इलेक्ट्रॉन्स। वो 24 इलेक्ट्रॉन ऐसे सजे हुए हैं। अब जब क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनाएगा प्राइमरी वैलेंसी, तब वो इस तरीके से रहेगा, 4s उसका खाली रहेगा और वो बाद में रहेगा, 4s खाली है और 3d5 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 3d लिख लो बस, 4s समझ में आ रहा है। तो इसके लिए कुछ खाली है, एक s खाली है, 2d खाली है 3d का, और 4s के बाद अगला ऑर्बिटल क्या आता है, 4p आता है, 4p आएगा ना, और उसके बाद क्या आता है 4d आएगा, 4 का s 4 का p 4 का d। हालांकि 4d बाद में भराएगा, पहले 5s भराता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जैसे ही मेटल आयन के पास लाइगेंड आया, ये क्या करता है, अपने ही ऑर्बिटल्स का क्या करता है, आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर देता है। अपना एक s लेगा, p लेगा और d लेगा और हाइब्रिडाइजेशन बना देगा। और हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो एक ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल d के हैं, खाली ऑर्बिटल गिन रहा हूं क्योंकि उसको लाइगेंड से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लेने हैं ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जनरली हम जो देखते हैं 6, फिर पीछे बनाते हैं ना CrNH3 का 6। तो हर अमोनिया क्रोमियम को एक एक पेयर देने आ रहा है, तो उसके पास खाली जगह तो होनी चाहिए ना बैठाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसके पास खाली जगह के लिए क्या है, दो अपने 3d के 2 बचे हुए हैं, 4s का 1 है,
3 हो गए और 4p के 3 6 ऑर्बिटल है, 6 में वो बैठा सकता है आराम से, पर दिक्कत क्या है उसको, ये दो की एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी इन दोनों से अलग है, और इन तीनों की एनर्जी इससे और इससे अलग है, एनर्जीज अलग अलग है ना, तो उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी वहां बैठाने के लिए। इसलिए वो क्या करता है, इन 6 को कंबाइन करके वो क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन कर देता है। दिस विल बी नोन एज D2sp3। 2D है, एक S है, 3p है, तो कंफ्यूज आपका वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp3 D2 अलग होता है और D2sp3 अलग होता है, हालांकि ज्योमेट्री दोनों में ऑक्टाहेड्रल ही होगी ना, बट लिखते समय D2sp3 का मतलब कुछ और होता है और sp3 D2 का मतलब कुछ और होता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ होता नहीं, ठीक है, पर VBT के अनुसार क्या होगा, ये 6 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, ये 6 नए ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगा। अभी तीनों का शेप अलग है, एस का शेप स्फेरिकल, इसका डंबल, इसका सॉरी इसका डबल डंबल, इसका डंबल, टी का डंबल होता है सिर्फ, टी का डबल डंबल होता है और एस का स्फीयर होता है। तो तीनों का शेप भी अलग था, एनर्जी भी अलग थी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब शेप भी सेम हो गया और कलर एनर्जी भी सेम हो गई, तो अब वो इलेक्ट्रॉन को बैठने में आसानी होगी। और ये 6 ऑर्बिटल जैसे ही इलेक्ट्रॉन बैठा लेंगी ना, वो अपने आप को ओरिएंट कर लेंगी ऑक्टाहेड्रल में। ये था VBT का थ्योरी, समझ में आ रहा है। यही तो वो नहीं समझा पाए थे ना वर्नर कि शेप कैसे आया। अब VBT का भी एक वो है ड्रॉबैक, ये कलर नहीं समझा पाए थे, तो कलर के लिए अपन अगला पढ़ेंगे CFT। समझ में आ रहा है, ये तो आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ VBT का, नेक्स्ट क्लास से अपन VBT का भी पोस्टुलेट लिखेंगे और इसके ना 5-6 एग्जांपल देखेंगे हर हाइब्रिडाइजेशन के। विल सी sp3d, sp3, sp3d2, d2sp3 और dsp2 भी होता है। sp3 एक हुआ ना, sp3 मतलब 4 ऑर्बिटल, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए sp3 ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है और dsp2 हो सकता है, स्क्वायर पेनाल्टी एग्जैक्टली। देखिए sp3 हो गया टेट्राहेड्रल के लिए, dsp2 हो गया dsp2, ये भी 4 ही हुए ना, तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना, वो आइदर sp3 हाइब्रिडाइज होंगे या dsp2 हाइब्रिडाइज होंगे, उनको 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर को बैठाना है, इसलिए वो 4 ऑर्बिटल के साथ ही हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और जब मैं 6 की बात करूंगा तो इट कैन बी sp3d2, इट कैन बी d2sp3, पर दोनों का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगा, है ना क्लियर, ठीक है। तो अपन VBT को नेक्स्ट क्लास में फिर से चालू करेंगे, है ना, इसी से रिवाइज करके चालू करेंगे और 5-6 एग्जांपल देखेंगे कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन पहचानेंगे, ठीक है। थैंक यू। फिजिक्स क्लास आज नहीं है तो आप लोग अब छुट्टी मना सकते हो, ठीक है, और मौसम के मजे ले सकते हो।